हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज केमिस्ट्री के सेकेंड लेक्चर में इस सीरीज के। तो आज हम करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बहुत ही जिस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज किया था, उसी तरह से हम आज भी सेकेंड चैप्टर को बहुत ही अच्छे लेवल पर जो है क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप जो है देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप रीड कर सकते हैं। द येलो कलर ऑफ टर्मरिक, ध्यान से समझिएगा, जो हल्दी होती है उसका रंग कैसा होता है? येलो होता है ना। इन्होंने कहा है कि जो येलो कलर ऑफ टर्मरिक चेंजेस टू रेड ऑन एडिशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। आपसे कहा गया है कि जो टर्मरिक है बेसिकली, भाई टर्मरिक में अगर आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे तो कहा गया कि ये लाल रंग का हो गया बेटा, ये रेड कलर का हो चुका है। ठीक है, फिर बोलता है कि व्हेन P इज एडेड टू टर्मरिक, जब आप P टर्मरिक में डालेंगे तो देयर इज नो चेंज इन कलर। हो जब आपने कोई सब्सटेंस P डाला, इसके अंदर ये जो लाल हो चुकी थी सोप सॉल्यूशन से, जब आपने इसके अंदर P डाला तो भाई साहब उसमें कोई भी चेंज नहीं आया कलर के अंदर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट द सब्सटेंस P। तो भाई आप हमेशा याद रखें, जब उसका कलर टर्न ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एसिड ही होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये जो P है ये एसिड है। तो ये आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन। आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन कुछ आपका इस तरह से है, मैच द कॉलम है। भाई आपको बताना है, आपके सामने कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और जैसे कुछ फ्रूट्स भी हैं आपके, ठीक है, उनके सामने आपको मैच करवाने हैं कि उनके अंदर कौन सा एसिड मिलता है। तो देखिए, पहले दिया गया है विनेगर, दूसरे नंबर पर दिया गया है लेमन, तीसरे नंबर पर दिया गया है एंटी स्टिंग और चौथे नंबर पर दिया गया है टर्मरिंट। तो अब आइए समझते हैं भाई मेरे, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? बेसिकली एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। तो ये आपको किस में मैच हो रहा है? सेकंड नंबर पे। ए का आएगा सेकंड, ए का आ जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, तो आप लिख सकते हैं सिट्रिक एसिड। तो भाई बी का क्या होगा? बी का क्या होगा? बी का सिट्रिक एसिड आ रहा है आपका फोर्थ नंबर पे, तो आप मैच करवा सकते हैं। अगर आप बात करें एंटी स्टिंग की, इसमें प्रेजेंट होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड बेसिकली। अब भाई मेरे, मिथेनोइक एसिड कौन से नंबर पर आ रहा है? फर्स्ट नंबर पर आ रहा है। तो आखिर में कौन बचता है? टर्मरिंट बचता है। इसके अंदर होता है टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड? टार्टरिक एसिड। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका थर्ड। तो इनमें से आपने मैच कर लिया तो ऑप्शंस कौन सी जाएगी? जहां ए सेकंड है, बी आपका फोर्थ है, सी फर्स्ट है, डी थर्ड है, ऐसी आपको बी ऑप्शन मिलेगी, उसको आप टिक करके आएंगे। तो यहां से आपको इनके अंदर कौन से एसिड प्रेजेंट है वो पता चल गया बेसिकली। ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। तो आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं तीसरा सवाल। भाई थर्ड क्वेश्चन बोलता है, सिलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। भाई ऑप्शन देखने से पहले आप समझें कि ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या है। ऑल फैक्ट्री मतलब जो स्मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके, ठीक है, मतलब जो स्मेल चेंज कर देंगे, स्मेल को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे दो एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोव ऑयल एंड वेनिला एसेंस। आपने सुना होगा जो वेनिला एसेंस होता है बेसिकली वो आइसक्रीम्स में भी डाला जाता है, बेसिकली केक्स में भी डाला जाता है। तो वो बेसिकली स्मेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका बेसिकली क्लोव ऑयल, जो लौंग का तेल होता है, और वेनिला एसेंस, ये एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर में 4 में बोला गया है कि कोई एक्वस सॉल्यूशन ए है। भाई कोई एक्वस सॉल्यूशन ए है, ठीक है, वो टर्न कर रहा है फिनोल्फ्थलीन को पिंक में। भाई जैसे ही आपने इसमें फिनोल्फ्थलीन डाली, ठीक है, जैसे ही आप इसमें फिनोल्फ्थलीन डालेंगे तो ये सॉल्यूशन आपका पिंक हो रहा है। ये सॉल्यूशन आपका कैसा हो रहा है? पिंक हो रहा है भाई। अब ये टॉपिक किस पार्ट का है? ये है इंडिकेटर का। भाई आप ध्यान से समझना, आपने फिनोल्फ्थलीन के बारे में सुना होगा कि फिनोल्फ्थलीन कब पिंक होता है? बेसिक सॉल्यूशन में। भाई मेरे ये बेसिक सॉल्यूशन में पिंक हो जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो ए है ये पक्का बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा है? बेसिक सॉल्यूशन है। अब आगे क्वेश्चन रीड कीजिए। आगे बोलता है बट जैसे ही आप इस फिनोल्फ्थलीन को किसी सॉल्यूशन बी में डालेंगे तो इसका कलर पिंक जो है डिसअपियर हो जाता है। तो ये काम कौन करता है? एसिड करता है। एसिड जो है फिनोल्फ्थलीन के पिंक कलर को उड़ा देता है, डिसअपियर कर देता है, कलरलेस उसे बना देता है। तो आप समझ गए होंगे, ए तो सर बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन है, बी आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। तो सर आपको पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सॉल्यूशन ए एंड बी, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी के लिए करेक्ट बताई गई है। भाई आपके सामने एक, अब इसने क्या बोला है, ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज वीक बेस। भाई देखो बेस तो बात ठीक है ए की, बट बी थोड़ी बेस है आपका, बी तो एसिड है, तो ऑप्शन ए इज निगलेक्ट हो गया। ए इज स्ट्रांगली एसिडिक एंड बी इज वीक एसिड। अरे भाई ए तो एसिड है ही नहीं, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ए हैज pH ग्रेटर देन 7। अरे भाई ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन का pH आपका 7 से ज्यादा ही तो होता है। तो आगे रीड करो इस क्वेश्चन को, जो आपकी ऑप्शन है बी हैज pH लेस देन 7। सही है भाई, pH एसिड की 7 से कम ही तो होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ गए होंगे इस सवाल को। अब आ जाइए अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। भाई फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। आपके पास 4 सॉल्ट्स दी है, आपको पूछा गया है कि इन 4 सॉल्ट्स में बेसिक सॉल्ट कौन सी है। भाई एक दिया गया है अमोनियम क्लोराइड आपके पास, एक दिया गया है आपके पास सोडियम क्लोराइड, एक दिया गया है आपके पास सोडियम कार्बोनेट, और चौथा दिया गया है आपके पास कॉपर सल्फेट। आपको कहा गया है कि इसमें आपका बेसिक नेचर का कौन सा सॉल्ट है बेसिकली। तो भाई साहब बेसिक नेचर की जो सॉल्ट होती है वो सोडियम कार्बोनेट होती है। सर क्यों होती है? क्योंकि यहां पर ये किसका मिक्सचर होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। यहां पर ये कॉम्बिनेशन किसका है? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का। तो जो आपकी सॉल्ट बनेगी इनको मिला के वो कौन सी बनेगी? ये वाली बनेगी, बेसिक सॉल्ट बनेगी सोडियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा बेसिकली। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पे। भाई 6th क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कहा कि इसको हम अल्कली बोलते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। सही बात है। तो आगे कहा गया है व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट अल्कली, कि भैया जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है उसको आप एल्कलीन नहीं बोलते हैं। क्यों? यह कारण पूछा है, 4 ऑप्शंस दिए हैं उसके रीजन की।
पहले ये समझे भाई एल्कली का मतलब क्या होता है। एल्कली का मतलब होता है जो पानी में डालते ही घुल जाएं, जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो भाई साहब ये इसलिए इसको एल्कली नहीं बोला जाता क्योंकि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कांट कॉल इट एल्कली। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसी आपको बी ऑप्शन दिख रही होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। सही बात है, जो कि पानी के अंदर घुल जाता है तभी तो एल्कली कहा जाता है। व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस। बेस तो फेरिक हाइड्रोक्साइड भी है, बट इसको एल्कली नहीं कहा जाता क्योंकि ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता। तो इसका ऑप्शन रहेगा आपका बी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी नजरों के सामने आता हुआ 7th क्वेश्चन आपका। 7th क्वेश्चन बोलता है कि ये बड़ा सिंपल सा है कि क्लोरीन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। भाई 4 ऑप्शंस दी गई हैं आपके पास। आपको कहा गया है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो वहां से आपको क्लोरीन गैस मिलती है। क्या मिलती है? क्लोरीन गैस मिलती है भैया। भाई अगर आप उस क्लोरीन गैस का यूज करेंगे तो कहां करेंगे? भाई उस क्लोरीन गैस का यूज आपने सुना होगा, पानी की क्लोरीनेशन करवाई जाती है, वाटर का क्लोरीनेशन करवाया जाता है। तो भाई वाटर के क्लोरीनेशन कराने से क्या होता है? वाटर बैक्टीरिया फ्री हो जाता है बेसिकली। मतलब आप कहीं ना कहीं उसको डिसइंफेक्टेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर जाएगा बी आपका। बी होगा डिसइंफेक्टेंट। तो आप समझ गए होंगे कि क्या किया जाएगा इसमें। तो आइए अब अगले सवाल पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट शो एसिडिक नेचर इन ड्राई स्टेट। हे भगवान, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 4 एसिड दिए गए हैं। पहला एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड जिसे किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है, ठीक है। और C आपका दिया गया है नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड D ऑप्शन दी गई है नन ऑल ऑफ एबव। भाई आपसे प्रश्न ये कहा गया है कि ये जो एसिड हैं इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो कि विदाउट वाटर, ठीक है, विदाउट मतलब ड्राई स्टेट में एसिडिक नेचर शो नहीं करता है। भैया आप ध्यान से समझ लो इस लाइन को। ऐसा कोई भी एसिड नहीं होता जो ड्राई स्टेट पे अपना एसिडिक नेचर शो करे। क्योंकि भाई एसिड क्या होते हैं पहले तो समझिए। एसिड वो होते हैं जो पानी में जाते ही H+ रिलीज करेंगे। अगर उनको पानी ही नहीं मिलेगा तो H+ कैसे रिलीज होगी? जब H+ ही रिलीज नहीं होगी तो आप उसको एसिड कैसे बोलेंगे? तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। भाई कोई भी एसिड ले आओ, जब वो ड्राई रहेगा तो अपना एसिड नेचर नहीं शो करेगा क्योंकि भाई उसको तो H+ रिलीज करवाने हैं, बिना पानी के वो रिलीज नहीं हो सकते हैं। तो आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आता है आपका प्यारा सा एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। भाई एजर्शन आप रीड करें। एजर्शन में क्या लिखा गया है कि जो ड्राई HCl है, अरे भाई साहब ये कहीं ना कहीं पीछे वाला ही क्वेश्चन घुमा दिया इन्होंने स्टेटमेंट पे। भाई जो ड्राई HCl गैस होती है, कैसी? ड्राई HCl गैस जो होती है वो अपना कलर चेंज नहीं करती। डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। सही बात है, नहीं करेगी। एसिड चाहे गैस फॉर्म में है चाहे लिक्विड फॉर्म में है, वो भाई चाहे सॉलिड, वो नहीं करेगा अपनी रिएक्टिव, वो अपना व्यवहार नहीं बताएगा, वो अपनी रिएक्टिविटी नहीं बताएगा, अपनी एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं बताएगा जब तक आप उसको ड्राई रखेंगे।
तब तक नहीं बताएगा वो। जैसे ही आप उसके अंदर वाटर डालेंगे वो अपना व्यवहार बताना शुरू कर देगा, अपना नेचर बताना शुरू कर देगा बेसिकली। तो भाई सही बात है कि ड्राई HCl गैस या कोई भी एसिड ले लो, वो ड्राई होने पर अगर आप उसको ड्राई रखेंगे तो वो अपना नेचर शो नहीं करेगा। तो एजर्शन जो है ठीक कहा गया, नहीं करेगा ब्लू लिटमस को वो टर्न रेड में। ठीक है, रीजन की स्टेटमेंट रीड करें। एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। सही बात है, कोई भी एसिड ले लीजिए, वो अगर पानी में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में उसको डालेंगे, वो तभी H+ आयन देगा, ऐसे नहीं देगा। HCl अगर ड्राई लिया होगा तो जो मर्जी कर लो, H+ नहीं होगा। नॉर्मली क्या होता है, HCl कैसे टूटता है, H+ Cl नेगेटिव में। ये नहीं होगा अगर आपने इसको ड्राई लिया होगा, नहीं होगा भाई, एक्वस लेना पड़ेगा, पानी साथ में लेना पड़ेगा, तब जाके इसकी रिएक्शन होगी। तो स्टेटमेंट्स आप रीड करें, करेक्ट दी है। और इस फर्स्ट एजर्शन का जो रीजन है पीछे नीचे लिखा हुआ, वो भी ठीक है भाई, तभी नहीं वो कलर को चेंज कर रहा है उस ब्लू लिटमस पेपर के। तो आप इस बात को समझे थोड़ा सा। तो ये सारे आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस थे जो MCQs के थ्रू हमने बहुत से टॉपिक्स रिवाइज किए इस चैप्टर के। अब आ जाते हैं हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। जैसे आपके पास नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। भाई 10th क्वेश्चन आप ध्यान से रीड कर लीजिए। 10th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कोई कंपाउंड X है सोडियम का, समझिए बात को भाई, कोई सोडियम का कंपाउंड X है, ठीक है, इज यूज्ड एज एन एंटासिड। भाई ऐसा कंपाउंड है जो आप एंटासिड के रूप में प्रयोग करते हैं। एंटासिड्स क्या होती हैं, जो एसिडिटी से रिलीफ देती हैं, आपको पेट में जलन से रिलीफ देती हैं, उन्हें एंटासिड्स बोला जाता है। ठीक है, एंड डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। भाई कोई सोडियम का कंपाउंड X है जिसको आप एंटासिड्स की तरह यूज कर रहे हैं, और जैसे ही आप उसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो क्या होगा। तो समझिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उस X कंपाउंड का नाम बताइए। तो बेटा वो होता है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम होता है इसका बेकिंग सोडा। तो ध्यान रखें, गलती से सोडियम हाइड्रोक्साइड मत लिख के आ जाना, उसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, गेम हो जाएगा। वो तो बेसिक होता है आपका बेसिकली। समझ गए मेरी बात, आप इतना क्लियर हो गया होगा। बेसिकली कंपाउंड का नाम है बेकिंग सोडा और केमिकल फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसी के बारे में दूसरा सवाल इसमें दिया गया है इस कंपाउंड के बारे में, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द डिकम्पोजिशन ऑफ X। इसने कहा कि भाई जब तुम इसको तोड़ोगे, NaHCO3 को हीट करोगे, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इसको तोड़ने पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है, Na2CO3 मिलता है, प्लस आपको पानी मिल जाता है, वाटर मिल जाता है, प्लस आपको CO2 गैस मिल जाती है। भाई ये सॉलिड में रहता है, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है बेसिकली। बट आपको कहा गया है ये बैलेंस करके लिखे, तो बैलेंस करके लिखी जाएगी। सोडियम 1 सोडियम 2, काम खत्म, 2 सोडियम यहां ले लीजिए, तो हाइड्रोजन 2 हो गई। क्या यहां हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, और यहां पर कार्बन 2 है, यहां भी कार्बन 2 है, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं, यहां पर भी ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 3 4 5 6। तो आपकी बैलेंस इक्वेशन रखी गई है। ठीक है, तो बेटा थर्ड क्या कहा गया है, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसी के रिगार्डिंग कि भाई साहब गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड, कि इस कंपाउंड का एक नाम दे दीजिए। ठीक है ना, गिव वन यूज ऑफ कंपाउंड X बिसाइड्स इट यूज एन एंटासिड। तो आप समझिए भाई एंटासिड के अलावा भी ये एक्चुअल में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है उसे हम बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज करते हैं।
ठीक है ना। इसने बोल, देखो एंटासिड एक यूज तो इसने बता दिया है भाई, इसके अलावा भी ये किस में यूज होता है। तो आप ध्यान रखें भाई, जब भी आप इस बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके अंदर जैसे ही आप टार्टरिक एसिड डालते हैं, जब टार्टरिक एसिड डालते हैं, और ध्यान रहे टार्टरिक एसिड आपका माइल्ड एसिड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं होता उतना, तो यहां से बनता है आपका बेकिंग पाउडर। क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो ये यूज है इसका। और बेकिंग पाउडर से आप केक्स बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, जिससे वो स्पॉन्जी हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है बेसिकली। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, 11th के ए पार्ट पे। रीड कीजिए क्वेश्चंस को। तो भाई क्या दिया गया है इस सवाल में, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास जो 11th क्वेश्चन का ए पार्ट है बेसिकली, इसमें क्या कहा गया है भाई, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन आपके पास दी गई है, और आपको जहां पर एक्स लिखा है, जेड लिखा है, उनके नाम बताने हैं। हम तो सारा बताएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पर आगे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपके पास ये चार्ट दिया गया है कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब आप पानी के साथ करवाएंगे और साथ में CO2 गैस के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया गैस, तो भाई साहब यहां से आपको X मिलेगा प्लस Y मिलेगा, ये लिखा गया है। अब भाई तुम X को अगर हीट करोगे, X को हीट करोगे तो Z मिलेगा, प्लस तुम्हें पानी मिल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी। और इसी Z को जब तुम 10 मोल पानी दे दोगे, 10 मॉलिक्यूल वाटर दे दोगे, तो यहां से Q बनेगा। तो वो Q क्या होगा? तो पहले तो यही पूछा गया है आपका, ध्यान से समझिएगा। पहले सवाल में यही पूछा गया है कि आपके पास X एंड Z क्या है। तो भाई सारा करना पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा है। जैसे ही आप इस रिएक्शन को करते हैं तो आपको यहां पर दिखता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब ये एक तरह से बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। और Y साथ में मिलेगा आपको अमोनियम क्लोराइड NH4Cl मिल जाएगा। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मेरे प्रभु सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। अरे 2-3 बार कर चुके इस रिएक्शन को। और जैसे ही इसमें तुम 10 मोल पानी डालोगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भाई? वॉशिंग पाउडर बन जाएगा, वॉशिंग पाउडर निरमा, है ना, Na2CO3.10H2O। सर वॉशिंग पाउडर तो इसका कॉमन नेम है, अगर आप इसका केमिकल नेम बोलें तो क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका मतलब 10 हाइड्रेट वाटर। आई होप ये समझ गए होंगे। तो भाई X क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। Z क्या है? सोडियम कार्बोनेट है बेसिकली। आई होप ये समझ गए होंगे। अब इसी में अगला सवाल क्या पूछा गया है कि ये जो X से लेकर Z, X से जो Z बनने की रिएक्शन है, when X convert into Z, which type of reaction is this? आप ध्यान से समझो, यहां पर इसको हीट करके किया जा रहा है, डिकम्पोज हुआ है, टूटा है, ब्रेक हुआ है, तो और हीट के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ है, तो सेकंड का आंसर होगा थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या आंसर होगा? थर्मल डिकम्पोजिशन। भाई हीट की प्रेजेंस में तोड़ना, हीट की प्रेजेंस में तोड़ना थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसका थर्ड पार्ट क्या बोलता है? थर्ड पार्ट कहता है कि भाई यू आर गिवन अननोन सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इसी का सी पार्ट जो है 11th क्वेश्चन का, आप सी पार्ट रीड कर सकते हैं। यहां पे सी पार्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास 3 सॉल्यूशन दिए गए हैं, ए सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन, और इनकी पीएच वैल्यूज गिवन है। आप ध्यान से समझे, इनकी क्या गिवन है बेटा?
पीएच वैल्यूज गिवन है भाई। पीएच वैल्यूज ए की दी गई है 6 और बी की दी गई है बेसिकली 8, सी की दी गई है आपके पास 9.5। ठीक है, आपको बोला है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस देगा। भाई हाइड्रोनियम आयन वही होता है, ये देखिए H3O+। कैसे बनता है, जब पानी को तुम एक H+ दे देते हो तो यहां पर H3O+ बन जाता है। क्या बन जाता है, H3O+ बन जाता है। आप जब +1 क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं या कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है। तो आइए पहले समझते हैं। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 1 से 7 तक जो बीच में रेंज आती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। भाई 7 से लेकर 14 तक जो रेंज आती है वो बेस होता है। अब ध्यान रहे ये सारी बातें 25 डिग्री सेल्सियस पर हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। अगर मैं गलती से यहां 90 डिग्री कर दूं तो पीएच स्केल चेंज हो जाएगी, तो पीएच स्केल मैक्सिमम 12 तक शिफ्ट हो जाती है, तो उसका न्यूट्रल पॉइंट 6 हो जाता है। एट 90 डिग्री सेल्सियस वाटर का पीएच 6 हो जाएगा, 7 नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना, टेम्परेचर चेंज करने से हमारी पीएच स्केल भी चेंज हो जाती है, बट हम 25 तक ही अज्यूम करते हैं। तो आइए, तो अब मुझे बताओ भाई H3O+ का मतलब है H+ ही दे रहा है वो, कोई भी एसिड है। हाइड्रोनियम आयन मैक्सिमम कौन देगा, जिसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, ज्यादा इन द सेंस एसिड वाली डायरेक्शन में सबसे टॉप पर सबसे ज्यादा पीएच किसको, सबसे ज्यादा एसिडिक किसको माना जाता है, जिसकी सबसे लोएस्ट पीएच है, HCl1। समझे आप। तो मुझे एक बात बताओ भाई, सबसे ज्यादा वो देगा जो 7 से कम है। 7 से कम केवल एक मिल रहा है एसिड आपको, ए सॉल्यूशन। फिर उससे थोड़ी कम कौन देगा, 8 वाला देगा। सबसे कम तो भाई 9.5 देगा। जितनी ज्यादा पीएच उतनी कम H+ देगा, उतना कम हाइड्रोनियम आयन देगा, उतना कम H3O+ आयन देगा। तो भाई पीएच किसकी ज्यादा होगी, पीएच ऑफ ए इज ग्रेटर, पीएच नहीं मैं बात कर रहा हूं, H+ कौन सबसे ज्यादा देगा, हाइड्रोनियम आयन सबसे ज्यादा देगा आपको ए। उसके बाद देगा आपका हाइड्रोनियम आयन कौन देगा, उसके बाद बी। फिर उस सबसे कम जो हाइड्रोनियम आयंस देगा वो आपका सी सॉल्यूशन देगा। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। यहां से आपको पता चल रहा है कि बेसिकली क्या है कि पीएच जितनी कम होगी उतने ज्यादा हाइड्रोनियम आयन रिलीज होंगे। मतलब एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, pH is inversely proportional to the concentration of हाइड्रोनियम आयंस। तो यहां से आप इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, पीएच जो मर्जी दे दे आपको। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे, 12 क्वेश्चन पे। तो 12 क्वेश्चन कौन सा है आपका, आप देख सकते हैं ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है भाई। 12th क्वेश्चन जो है आपका, उसका ए पार्ट पूछा गया है, व्हाई डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। भाई जो एसिड्स होते हैं वो ड्राई एयर में, मतलब ड्राई स्टेट में एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करते, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जाम्पल। भाई साहब बात ऐसी है कि कोई भी एसिड होता है उसको H+ रिलीज करना होता है। इस H+ को रिलीज करने के लिए उसे एक्वस सॉल्यूशन की जरूरत होती है, पानी वाले सॉल्यूशन की जरूरत होती है। जब ड्राई का मतलब हो गया भाई कोई पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है, जब उसको वाटर मीडियम ही नहीं मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो वो इस H+ को रिलीज करने में स्टेबल नहीं हो पाएगा उसको। तो आप इसमें बी पार्ट रीड करें क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि भाई जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ना एसिड का, वही इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करता है, व्हाई ड्राई नॉट, ड्राई क्यों नहीं करता है। फिर भी आप समझो इस बात को। अभी हमने रीजन जाना कि भाई जो एक्वस सॉल्यूशन होता है
उसमें एसिड जाते ही H+ रिलीज कर देता है और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का काम करते हैं। तो इसीलिए एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेरे भाई। बट ड्राई जो फॉर्म होती है, ड्राई फॉर्म में H+ में उसका कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। जब आयन ही नहीं बनेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो रीजन यही है कि H+ नहीं वो आपके उस सॉल्यूशन में देंगे बेसिकली ड्राई में। तो ये आप समझें इस बात को। तो आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे कहा क्या गया है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। भाई कुछ केमिकल इक्वेशन आपने लिखनी है, किसकी रिएक्शन? भाई फर्स्ट जो आपके पास दिया गया है इसके अंदर सी पार्ट का फर्स्ट जो दिया गया है, आपको कहा गया है कि भाई जिंक की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन लिखो। बड़ी सिंपल सी है। जैसे ही जिंक की आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो भाई मेरे वहां पर जिंक क्लोराइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। पर आप इस बात का भी ध्यान रखें, हमेशा रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा जाएगा। Zn 1 है, यहां भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 1 है, यहां 2 है, तो मेरे भाई 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन भी 2 है, यहां भी 2 है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। अब ये रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस हो चुकी है बेसिकली। ठीक है, यहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये मेन पॉइंट है इसमें। ठीक है, और इसमें जो सेकेंड रिएक्शन दी गई है, सेकेंड रिएक्शन कहा गया है कि जो सोडियम कार्बोनेट है आपका Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को आप ट्रीट करवाए डाइल्यूट HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो क्या बनेगा, जैसे ही आप इसको रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं, अभी हमने किया भाई क्या बनता है 2NaCl बन जाता है, प्लस वाटर बन जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है भाई, इसको जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो CO2 रिलीज होती है, जब जिंक को इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जिंक क्या है, मेटल है। ठीक है, तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखें। अब आ जाइए अगले सवाल पे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखिए, आप रीड कर सकते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई 13th क्वेश्चन का ए पार्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई शुड pH ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बी मेंटेन्ड बिटवीन 6.5 to 8.5। क्वेश्चन ये है कि जो आप पानी पीते हैं उसके pH को सिर्फ 6.5 से 8.5 के बीच की रेंज में क्यों मेंटेन किया जाता है? क्यों? क्योंकि इस रेंज से बाहर का जो पानी होता है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है बेसिकली। इसलिए हम इस रेंज में इसको रखते हैं 6.5। क्योंकि भाई अगर तुम 6 से कम रखोगे तो वो हाईली एसिडिक में जाएगा, हाईली एसिडिक में जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आप एसिड वाला पानी थोड़ी पिएंगे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ना वो हाईली एसिडिक होगा इस रेंज में, ना हाईली वो बेसिक होगा इस रेंज में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। होता क्या है बेसिकली, अगर आप एसिडिक वाटर और बेसिक वाटर ड्रिंक कर लेते हैं तो आपको फूड डाइजेशन में दिक्कत आएगी, स्टमक में इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रीजन है इसका बेसिकली। अब इसी का जो बी क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाउ डज द pH ऑफ एन एसिड चेंज ऑन डाइल्यूशन, एक्सप्लेन द रीजन। भाई जब आप एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब है उसको आप प्योर नहीं रख रहे हैं, उसमें वाटर डाल रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ,
आप एसिड को वाटर में डालेंगे या वाटर को एसिड में डालेंगे? तो आंसर क्या होगा भाई, आपको क्या लेना पड़ेगा, पहले तो वाटर लेना पड़ेगा। अब उस वाटर में ड्रॉप वाइज डालिए एसिड को, ड्रॉप वाइज एसिड को डालिए। आपको यह कहा गया है कि भाई डाइल्यूशन करने पर पीएच क्यों बढ़ता है? जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करेंगे एसिड को, तो बेसिकली जो H+ होगा वो कम होता जाएगा। अगर H+ आयन कम होते जाएंगे, H+ आयन कम होते जाएंगे, तो भाई मेरे पीएच क्या बढ़ जाएगा? यस, पीएच इंक्रीज कर जाएगी। तो ये आपके दिमाग में खटाक से आना चाहिए, H+ आयन का बढ़ना पीएच को घटाता है, जबकि H+ आयन का घटना पीएच को बढ़ा रहा है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो कारण यही है बेसिकली, समझ गए होंगे। अब इसी में सी जो पार्ट है वो कहा गया है कि व्हाई इज टूथ डिके मोर कॉमन व्हेन द पीएच ऑफ माउथ फॉल्स इनटू एसिडिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बिलो 5.5। भाई अगर आपके माउथ का पीएच 5.5 तक चला जाता है या उससे कम चला जाता है, तो टूथ डीके क्यों स्टार्ट हो जाता है? बेसिकली जो दांत होते हैं, ठीक है, बेसिकली होता क्या है, जो आप खाना खाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही पीएच 5.5 तक गिरता है माउथ का, क्योंकि जो एसिड प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, जो बैक्टीरिया क्या करती है, जिस एसिड को प्रोड्यूस करती है बेसिकली, वो एसिड क्या करता है, जो हमारे टूथ का आउटर लेयर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देती है बेसिकली। जब वो उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देती है तो टूथ डीके होना शुरू हो गया बेसिकली। तो इस बात का आप ध्यान रखें, और इसी को मेंटेन करने के लिए हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, क्योंकि जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन का होता है। अंदर एसिड है, फिर आप टूथपेस्ट बेसिक कर रहे हैं, तो न्यूट्रल हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा उसका बेसिकली। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि भाई एनेमल ऑफ टिथ में कैल्शियम फॉस्फेट होता है बेसिकली। तो ये ध्यान रखें। इसके प्रिवेंशंस क्या हैं? बेसिक सॉल्यूशन का टूथपेस्ट यूज करें बेसिकली, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद चल पड़ते हैं हम 14th क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है? 14th क्वेश्चन आपके साथ आता है। तो 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको बोला गया है कि दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, एक सॉल्यूशन M है, एक सॉल्यूशन N है। 14th क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये दोनों भाई साहब, ये M सॉल्यूशन आपका रेड कलर दे रहा है और ये आपका ब्लू कलर दे रहा है बेसिकली। ये क्वेश्चन में लिखा गया है विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ, जैसे फिनोप्थलीन ले लिया या कोई और ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर ले सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है ए पार्ट में कि इन विच सॉल्यूशन विल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बी मोर। अरे भाई, इन दोनों सॉल्यूशन में H+ की कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगी? H+ की कंसंट्रेशन उसमें ज्यादा होगी जो एसिडिक होगा। एसिडिक किसमें होता है? रेड कलर में टर्न करता है अगर एसिड है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा है? एसिडिक सॉल्यूशन है भाई। एसिडिक सॉल्यूशन ही कैसा देगा? H+ ज्यादा देगा। ब्लू तो आपका बेसिक सॉल्यूशन टर्न करता है बेसिकली, ठीक है, तो ब्लू तो कम, ब्लू तो देगा ही नहीं H+ आपका। तो क्या होगा बेसिकली? ए का आंसर जाएगा M सॉल्यूशन हैविंग मोर H+ आयंस। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेसिकली। इज इट क्लियर? क्योंकि रेड कलर इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली, ठीक है। तो N आपका किसके लिए है?
एन जो है वो ब्लू कलर दे रहा है और ब्लू इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर फॉर द बेसिक सॉल्यूशन। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब बी पार्ट में क्या पूछा गया है कि अगर आप M और N को क्या कर दे, इनको मिक्स कर दे, इनकी इंटरमिक्सिंग अगर कर दी जाए तो क्या होगा, रिजल्टिंग मिक्सचर, रिजल्टेंट मिक्सचर आपका विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। जैसे ही आप A एंड P इस M और N को मिक्स करेंगे तो आपको ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिल रहा है। तो भाई आपको इसको भी जस्टिफाई करना है बेसिकली, जो इससे सॉल्ट बनेगी, क्योंकि एसिड और बेस मिला के सॉल्ट बनाते हैं, तो इनके रिएक्शन से ये जो सॉल्ट बनेगी इसका नेचर कैसा होगा। भाई जो ग्रीन कलर होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर में वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस यहां पर जो सॉल्ट बनेगी वो कैसी बनेगी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी। कैसी सॉल्ट बनेगी आपकी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है बेसिकली, आपको समझ आ गया होगा। न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिडिक है ना वो बेसिक है बेसिकली, तो ये आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए क्वेश्चन 15 देखते हैं। 15 के अगर ए पार्ट की आप बात करते हैं बेसिकली, तो भाई ए पार्ट में क्या दिया गया है आप रीड कर सकते हैं। द पीएच ऑफ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज 4.6। भाई टमाटर का जूस आपको दिया गया और उसकी पीएच 4.6 दी गई है। टोमेटो जूस भाई मेरे, टोमेटो जूस दिया गया है जिसकी पीएच 4.6 दी गई है। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा जा रहा है हाउ इज दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट, कि अब इस जूस का टेस्ट कैसा होगा, खट्टा मीठा कड़वा कैसा। अरे भाई साहब याद रखें 4.6 अगर पीएच है, भाई 6-7 से कम पीएच किसमें आती है, वो क्या कहलाता है, एसिड। और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, सोअर होता है, खट्टा होता है। तो भाई आंसर क्या जाएगा, सोअर इन टेस्ट। टमाटर का अगर आप जूस पिएंगे जिसकी रेंज 4.6 में होगी तो उसका टेस्ट कैसा होगा, 4.6 रेंज में आपका सोअर टेस्ट मिलेगा, आपको खट्टा जूस मिलेगा बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखना है बड़े अच्छे से, क्योंकि लेस देन 7 एसिडिक माना जाता है। इसका मतलब है कि इस जूस का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। और ये जैसे ही आप इसको एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो H+ आयन देगा और कैसा टेस्ट देगा आपको, खट्टा टेस्ट देगा बेसिकली। अगला क्वेश्चन, भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को आप इन टर्म ऑफ आयन फॉर्मेशन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो आइए इसका सवाल जानते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, पूरी तरह से टूट जाएंगे H+ में अपने एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। और लार्ज नंबर ऑफ, भाई स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे आपके, जैसे ही एक्वा सॉल्यूशन में डाले जाएंगे, जैसे ही पानी में डालेंगे तो भाई ढेर सारे H+ आयन देंगे, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे। जबकि जो वीक बेस होगा, जबकि जो वीक का मतलब बहुत वीक है। वीक बेस क्या, भाई बेस का काम क्या होता है, बेस से देखा जाए तो बेस वो होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन एक्वा सॉल्यूशन में देता है। भाई हाइड्रोक्साइड आयन तो देगा वीक बेस भी, बट बहुत कम, क्योंकि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही भर भर के हाइड्रोक्साइड आयन देता। तो आंसर ये होगा आपका बेसिकली, ठीक है। अब अगला सवाल ये है कि एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट, हाउ। भाई जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन क्या हुई, ऐसी रेन जिसका पीएच एसिडिक लाई करता है बेसिकली। भाई वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको सरवाइव करने में क्यों डिफिकल्टी करता है, तो भाई साधारण सा
उत्तर है इसका, जो एसिड रेन होती है ना, वो बेसिकली क्या करेगी, जैसे वाटर बॉडीज में जाएगी, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गई, जैसे ही वो वाटर बॉडीज में जाएगा वो क्या कर देगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जैसे ही उसकी एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ने का मतलब है पीएच का कम हो जाना, पीएच का लो हो जाना, पीएच लो हो जाएगी। तो भाई ढेर सारे जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो ज्यादा पीएच में सरवाइव नहीं कर पाते हैं, एसिडिक, जो ज्यादा एसिडिक पीएच है उसमें वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। क्यों नहीं सरवाइव कर पाते भाई, क्योंकि इस पीएच रेंज से उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो रेस्पिरेशन करेंगे और जो रिप्रोडक्शन करते हैं, उन पर अफेक्ट आता है, इनके इन लाइफ प्रोसेसेस में अफेक्ट होता है एसिडिक पीएच का। तो ये इसका आंसर है, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब चलते हैं अगले सवाल, आ जाइए, अब चलते हैं अपने 16th क्वेश्चन पे। अब 16th क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है वो बोला क्या गया है, और ये बार बार रिपीट हो रहा है। भाई आपसे कहा गया, भाई व्हाट हैपेंस, क्या होगा व्हेन आप क्या करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। ठीक है, कि जब आप बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आपको उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइट करनी है। पता नहीं कितनी बार इसको हम लिख चुके हैं बेसिकली, तो आइए देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो भाई बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। भाई जैसे ही आप इसको हीट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, प्लस पानी मिलेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। पर आपको ये बैलेंस करके लिखनी है भाई। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, सारे नंबर ऑफ एटम्स आपकी इक्वल हो जाएंगे। अब इसी में दूसरा सवाल, इसी में इसका बी पार्ट क्या पूछा गया है, बी पार्ट पूछा गया है, व्हाई इज बेकिंग सोडा यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। हे प्रभु समझो मेरी बात, आपसे पूछा गया है कि आग बुझाने के लिए क्यों बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। अरे इसी रिएक्शन में इसका आंसर छुपा है भाई। ये जो बेकिंग सोडा है, जैसे ही आप इसको आग में डालेंगे, भाई हीट करने पर ये किस में टूट जाता है, सोडियम कार्बोनेट। इससे हमें मतलब नहीं, इससे हमें मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है ये उसमें जाते ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और ध्यान रहे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ऑक्सीजन के लेवल को डाउन कर देती है। जो जल रहा था वो ऑक्सीजन से ही तो जल रहा था, जब उसका लेवल डाउन चला गया तो भाई आग खुद बुझ जाएगी। तो मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके रिलीज होने की वजह से हम बेकिंग सोडा को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये बड़े अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब इसी में चलते हैं इसके सी क्वेश्चन में, सी पार्ट में चलते हैं। सी पार्ट में बोला गया है, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेकिंग सोडा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आइए देखते हैं। भाई आपको पता होगा, भाई जो केमिकल नेम होता है वॉशिंग सोडा का वो क्या होता है। देखो क्या होता है वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। वॉशिंग सोडा तो इसका कॉमन नेम है। केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोला, 10 एटम है, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो आप ये समझें थोड़ा सा। तो इसमें ये तो कहा गया कि केमिकल नेम भी लिख लिया, फॉर्मूला भी लिख लिया। तो सर अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया है कि भाई इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, वॉशिंग सोडा को बेकिंग सोडा से कैसे प्रिपेयर करते हैं। आपको क्या करना होता है बेसिकली भाई, जैसे ही हम देखो प्रिपरेशन सारी है, ये प्रिपरेशन लिखी भी गई है यहां पे। आइए इसको देखते हैं।
जब आप क्या करते हैं, इस बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। इसी सोडियम कार्बोनेट में जब 10 वाटर मॉलिक्यूल्स डाले जाते हैं तो बन जाता है Na2CO3.10H2O। इट मींस आपके पास वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर आ चुका है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। अब इसी में क्या कहा गया है, इसके डी पार्ट में पूछा गया है कि भाई स्टेट टू यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। अरे भाई वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर जो होता है उसके दो यूज बताने हैं। एक तो भाई कपड़े धोने में यूज किया जाता है क्लींजिंग एजेंट के रूप में, और दूसरा जो ग्लास, सोप और पेपर होता है उसकी इंडस्ट्रीज में भी इसको बनाने के लिए यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्रीज होगी आपकी, सोप इंडस्ट्रीज होगी, और आपकी जो पेपर इंडस्ट्रीज है उसमें भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है इसकी प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो आपको ये समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं अपना 17th क्वेश्चन। 17th का ए पार्ट जरा गौर से देखें। भाई आपको क्या पूछा गया है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। सर कास्टिक सोडा क्या होता है, अभी बताया। भाई कास्टिक सोडा बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। आपसे कहा गया है कि जो इस कास्टिक सोडा की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, प्रोसेस होती है, उसमें बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस इंवॉल्व होती है। किसकी, किसी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स की, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड एक्स। कोई कंपाउंड एक्स है, उसके एक्वस सॉल्यूशन का क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हिंट दिया था कि इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है आप एक्सटर्नल एनर्जी की प्रेजेंस में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या करते हैं, जब आप किसी एनर्जी की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी देके किसी कंपाउंड को आप उसके एटॉमिक फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है बेसिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होती हैं वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व होती है किस कंपाउंड की, वो एक्स आपको बताना है बेसिकली, वो एक्स बताना है क्या है ये। तो भाई मेरे फिर उसी प्रोसेस में वाई गैस भी रिलीज होती है तो कोई जेड गैस भी रिलीज की जाती है। ठीक है, और वाई गैस आपकी कैथोड पे लिबरेट होती है और जेड गैस आपकी एनोड पे लिबरेट होती है, मतलब यहां पर ऑप्टेन मिलती है आपको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लास्ट लेक्चर का एक मिलता जुलता सवाल भी है, वहां पर हमने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करवाया था। ठीक है, तो आपको ये पूछा गया है, फिर ये जो गैस जेड है, ये जो गैस जेड है, इसका ट्रीटमेंट अगर आप ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ करते हैं, भाई स्लेक्ड लाइम क्या होती है, CaOH ट्वाइस, अगर आप इसका ट्रीटमेंट ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ करवाते हैं तो बेसिकली कोई कंपाउंड बी फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन 1 में यही पूछा गया है कि एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, बी क्या है। तो आपको वो प्रोसेस याद करनी पड़ेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली। कास्टिक सोडा का जो लैब मेथड है, भाई क्या किया जाता है, किसका एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया जाता है। जब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, तो भाई मेरे कैथोड में तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होती है, बट यहां पर Cl है तो जेड में आपकी जो एनोड है, एनोड में क्लोरीन गैस रिलीज होती है। जैसे ही आप क्लोरीन गैस का रिएक्शन आपको पूछा गया है, भाई जैसे ही आप स्लेक्ड लाइम के साथ करवाते हैं, इट मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप Cl2 गैस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जिसे बोला जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है, ब्लीचिंग पाउडर उसका नाम होता है।
तो आप ये चीज ध्यान से समझे तो इसका उत्तर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। और होता क्या, साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है इसमें, ठीक है। तो ये आपका इसमें दिया गया है। अब बी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब बी क्वेश्चन समझे थोड़ा सा। बी क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसमें, तो आप से यह भी पूछा है कि इस रिएक्शन का क्या नाम है। बेसिकली इस रिएक्शन का क्या नाम है भाई, ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन के लिए करते हैं, इसका नाम होता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं आप, सोचो नाम में ही छिपा है। क्लोर मतलब क्लोरीन का यूज हो रहा है, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रही है, तो इसलिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो आप इस बात को ध्यान से समझें। तो आइए चलते हैं अपने अगले सवाल। नेक्स्ट आपका 18th क्वेश्चन का ए पार्ट, कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई ए में बोला गया है बी स्टिंग इज ट्रीटेड विद बेकिंग सोडा। भाई अगर आपको मधुमक्खी काटती है, बी स्टिंग अगर करती है, मधुमक्खी बाइट करती है, तो आप उसको भाई क्यों बेकिंग सोडा से ट्रीट करते हैं। और अगर कोई वास्प आपको स्टिंग करता है तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, उसको डाइल्यूट विनेगर से यूज किया जाता है। आपने इस पर कमेंट करना है ऐसा क्यों किया जाता है। बेसिकली क्योंकि जो बी स्टिंग होती है उसकी स्टिंग में आपका एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड कहा जाता है बेसिकली। तो भाई वो फॉर्मिक एसिड को आपके अंदर इंजेक्ट करती है आपकी स्किन में। सोचो एसिड आपकी उसमें जा रहा है, तो भाई साहब बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। जैसे ही ये बेसिक बेकिंग सोडा इसकी स्टिंग के साथ मिलेगा, एसिड प्लस बेस क्या बन जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। इसी कारण से अगर आप वाष्प की स्टिंग को देखें तो वाष्प की स्टिंग जो होती है वो बेसिक होती है। भाई अगर ये बेसिक है तो विनेगर में तो आपने सुना होगा कि एसिटिक एसिड मिलता है मेरे भाई, ये एसिडिक होता है। जब ये मिलेंगे तो ये भी क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम ये काम करते हैं इनकी कंपोजिशन के बेसिस पे। तो ये चीज ध्यान रखें बेसिकली, ठीक है। ये आपको समझ आ चुका होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब इसके बी पार्ट पे चलते हैं। तो आपके पास बी जो क्वेश्चन है इसका, वो क्या पूछा गया है कि जो फार्मर है वो सॉइल को टाइलिंग के दौरान, जब टिलिंग करते हैं तो उस दौरान वो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम के साथ क्यों ट्रीट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है अगर सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाता है, बहुत कम चली जाती है सॉइल की पीएच, तो एसिडिक पीएच में क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी अगर कम होगी तो फसलें अच्छे से नहीं उग पाएंगी, उसमें क्रॉप्स की ग्रोथ नहीं हो पाएंगी। तो बेसिकली उस एसिडिक पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कैल्शियम ऑक्साइड का ट्रीटमेंट करवाया जाता है, क्विकलाइम को ऐड किया जाता है ताकि उस सॉइल की घटी हुई फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रोथ कर सके। तो इसका आंसर यही होगा। अब जो आपके पास सी है, जो एंशिएंट आपके स्कल्पचर्स होते हैं, मतलब जो पुरानी इमारतें हैं बेसिकली, और जो बनी किससे है, मार्बल से बनी है, उनको बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है, एक स्पेशल केमिकल से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो आपको उसका नाम बताना है, ऐसा क्यों किया जाता है वो भी आपको बताना है, कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पर आपने। बेसिकली एक्चुअल में ये जो पुरानी इमारतें होती हैं जो मार्बल से बनी होती हैं बेसिकली, जैसे इन पर एसिडिक पॉल्यूटेंट्स आते हैं जो प्रदूषण करते हैं बेसिकली, या एसिड रेन हो जाती है, तो ये बेसिकली डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ताजमहल का केस,
ताजमहल का जो मार्बल है वो पीला पड़ना शुरू हो गया था बेसिकली। क्यों? ड्यू टू एसिड रेन की वजह से। ठीक है, और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रीजन था कि उसके सराउंडिंग में क्या है, आगरा में ढेर सारी फैक्ट्रीज थी, तो उससे जो पॉल्यूटेंट निकलते थे वो एसिडिक होते थे, वो क्या कर रहे थे, उसके मार्बल को डैमेज करते जा रहे थे। ठीक है, तो उसको कंजर्व किया जाता है किससे? बेसिक केमिकल से। ये आपको ध्यान रखना है भाई, आप इसको ट्रीट करते हैं बेसिक केमिकल होना चाहिए, जिसका नेचर कैसा हो, बेसिक नेचर का हो। और वो कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि क्या करता है, बेस है वो एसिड रेन आएगी, बेस क्या कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। तो इस तरह से आपके पास ये सवाल था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पे। तो आइए अपने आखिरी सवाल पे चलते हैं, 19th क्वेश्चन पे। 19th का आपका देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोई कंपाउंड X है, उसको आप 373 केल्विन पर हीट करते जा रहे हैं। ऑन हीटिंग कंपाउंड X एट 373 केल्विन इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या करता जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करता जा रहा है, जिससे कोई कंपाउंड Y बन रहा है। ठीक है, Y कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, Y कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। और वो जो Y कंपाउंड है उसे डॉक्टर यूज करते हैं हड्डियों को जोड़ने के लिए, फ्रैक्चर्स में यूज किया जाता है। तो आपको बताना है इसमें ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पहला सवाल ये X एंड Y क्या है, आइडेंटिफाई द X एंड Y। अरे भाई याद करो, ये X किसे बोला जाता है? X किसे बोला जाता है? X कहा जाता है जिप्सम को। किसे बोलते हैं? जिप्सम को। भाई जब जिप्सम को आप 373 केल्विन पर हीट करते हैं तो इससे बन जाता है POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने सुना होगा। ठीक है, घरों में पेंट करते हैं, पेंट करने से पहले या उन दीवारों में कहीं थोड़ी ऊबड़ खाबड़ जगह है तो वहां पर क्या किया जाता है? पीओपी लगाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। जैसे सीलिंग्स होती हैं, डिजाइन बनाए जाते हैं दीवारों में, तो वो भी पीओपी के ही तो बनाए जाते हैं भैया। तो आप ध्यान रखें, जिप्सम को जब आप इतने टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर होता है ना, वो लूज होता जाता है, वो लॉस होता जाता है, जिसकी वजह से वो हार्ड बनता जाता है बेसिकली। अब आपको जिप्सम का फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। जो जिप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेसिकली CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O। आपने इस पानी को निकालना है उससे। ठीक है, तो अगर आप इसमें जाते हैं ना, जैसे ही ये पीओपी बनता है तो पीओपी में केवल और केवल ये बचा होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो पानी 1.5 कम हो गया, आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है बेसिकली। समझ गए होंगे आप, X एंड Y आइडेंटिफाई हो चुका होगा। बी में क्या पूछा है? राइट इट्स केमिकल इक्वेशन फॉर द कन्वर्जन ऑफ X एंड Y। भाई इसका इससे बनने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखें, तो हमने तो इसी में लिख दी इसकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो प्लस क्या कर दीजिए, देखिए आप एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए जिप्सम को आपने क्या करना है, जिप्सम क्या है? CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। जैसे ही आप इसको क्या करते हैं, 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इससे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस आपका 1 वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाता है। मतलब मान के चलिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1 मोल जिप्सम को अगर आपने किस में कन्वर्ट किया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट किया, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ भाई? 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लॉस हो गए, और इसके पास कितने बच गए? ओनली हाफ मोल ऑफ वाटर बच गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और इनके केमिकल नाम भी आपको पता होने चाहिए। जिप्सम का केमिकल नाम होता है कैल्शियम सल्फेट,
डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट क्यों बोला? क्योंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल है। तो सर इसको क्या बोला जाएगा? हाफ को क्या बोला जाएगा? हेमीहाइड्रेट कहा जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दीज आर इट्स केमिकल नेम। तो अब इसमें लास्ट पार्ट क्या पूछा गया है? हाउ एक्स कैन बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम वाई। भाई मेरे ये जो जिप्सम है, आप वाई को कैसे इससे फिर से ऑब्टेन करें? आपको कुछ नहीं करना। अगर आपका ये प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O है, अगर आप इसी को फिर से ट्रीट कर दे 1.5 मोल ऑफ वाटर, तो आपको फिर इससे मिल जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम। तो आपने आज एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में सारे टॉपिक्स हमने रिवाइज कर दिए क्वेश्चंस के थ्रू। तो आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। तो बेटा थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।